अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आजमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। कल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा हमारे पास आ चुका है, जिसको हम सीपीआई के नाम से जानते हैं, सीपीआई रिपोर्ट के नाम से। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूँगा। उसके साथ हम क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करेंगे, साथ में एनडीएक्स, एसपीएक्स और डीएक्सवाई और ओकेबी, सोलाना, अथेरियम, बीटीसी, हम इन सब चीज़ों के बारे में एनालिसिस करेंगे बड़ी डिटेल के साथ। सबसे पहले ये हमारे पास जो वेबसाइट है इसका नाम है investing.com। इसके ऊपर हमें बताया जा रहा है सीपीआई का जो डाटा आया है वो एक्चुअल जो आया है वो 7.7% आया है। ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये एक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब ये है कि अमेरिका की मार्केट जो है उसके अंदर जो सर्विसेज और गुड्स की जो प्राइसेस हैं ना, उनको देखा जाता है कस्टमर के पर्सपेक्टिव से कि जो चेंजेस आई हैं मार्केट में, जो खरीदो फरोख्त हो रही है वो पहले से सस्ती है या महंगी है। मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में समझा देता हूँ, ठीक है। तो अगर तो पहले से महंगाई बढ़ती है तो ये जो नंबर्स आते हैं ये जितने यहाँ पे सोचे जाते हैं, मिसाल के तौर पे प्रीवियस जो नंबर थे वो 8.2 थे और जो सोचे जा रहे थे कि ये नंबर आएंगे वो सोचे जा रहे थे 8.0 कि महंगाई थोड़ी सी पहले से कम होगी, लेकिन वो ज़्यादा कम हो गई महंगाई और नंबर्स जो आए वो 7.7 आए, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये जो इन्फ्लेशन है वो अमेरिका के अंदर पहले से कम हुई है। इन्फ्लेशन कम होने का मतलब ये है कि महंगाई कम हो गई तो लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ज़्यादा करेंगे, तो इनडायरेक्टली इसका मार्केट के ऊपर बहुत असर पड़ता है। अगर आप पीछे थोड़ा सा देखें तो जो है ना जून से लेके 2022 जून से लेके मई जून से लेके आपको ये नंबर जो हैं वो ज़्यादातर ऊपर जाते हुए नज़र आए थे। मतलब जितना सोचा जा रहा था 8.3 सोचा गया तो 8.6 के नंबर आए, 8.8 सोचा गया तो 9.1 के नंबर आए। मतलब ये इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी, हर महीने पहले से ज़्यादा बढ़ रही थी। सिर्फ एक महीना 8.5 तक गया, 8.7 सोचा गया था, ये कम हुई इन्फ्लेशन, लेकिन बाकी आपको 4 महीने जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही थी 2022 के अंदर। लेकिन अभी ये एक रिकॉर्ड थोड़ा सा टूटा है और जितना सोचा जा रहा था उससे भी इन्फ्लेशन जो है वो हमें कम बढ़ती हुई नज़र आई, जिसका मार्केट के ऊपर एक बहुत अच्छा असर हमें देखने को मिला। और ये असर क्या मिला कि हमें जो नैस्डैक है वो हमें यहाँ पे ग्रीन के अंदर देखने को मिल गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नैस्डैक है उसने अच्छा खासा हमें पंप दिखाया है। उसके बाद हम अगर डेली के कैंडल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें 7% का पंप देखने को मिला है। इतनी ज़्यादा गैप अप के साथ ओपनिंग हमें यहाँ पे नज़र आई है। यहाँ पे ये इसलिए हुआ क्योंकि कल 6 बजे सीपीआई का डाटा आया और 6:40 के ऊपर ये मार्केट ओपन होती है तो लोग फैसला कर चुके थे कि हमने जब डाटा आएगा तो उसके हिसाब से क्या मतलब मार्केट के अंदर एंट्रीज लेनी है या एग्जिट करना है। अगर ये डाटा मार्केट के अगेंस्ट आ जाता तो क्रिप्टो के अंदर हमें एक मज़ीद क्रैश देखने को मिलना था और बहुत सारे अकाउंट फिर से वॉश हो जाने थे। लेकिन जो मतलब एक अच्छी खबर आ जाती है मार्केट में तो उसका एक अच्छा असर भी मार्केट के ऊपर हमें नज़र आता है। एसपीएक्स को देखें तो एसपीएक्स ने भी हमें अच्छा खासा एक मूव दिखाया और दोबारा से हम जो है वो बुलिश यहाँ पे अपने आप को समझ सकते हैं, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो हायर हाइज बनाती हुई मार्केट हमें नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रा करते हैं ना तो ये देखें हायर हाइज हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, नैस्डैक के अंदर हमें हायर हाइज बनता हुआ अभी नज़र नहीं आया। आज का दिन नैस्डैक के लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल और परसों फिर से छुट्टी आ रही है और छुट्टी की वजह से मार्केट में क्योंकि वॉल्यूम कम होता है तो नैस्डैक तो ओपन होता ही नहीं है वैसे, और क्रिप्टो के अंदर वॉल्यूम कम होता है, क्रिप्टो तो हमें स्टक होती हुई नज़र आएगी। और नैस्डैक और S&P 500 क्योंकि कल आज ओपन होंगे, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद जो सोमवार को मार्केट ओपन होगी वो एक फ़ैसला करेगी, बहुत बड़ा फैसला होगा नैस्डैक के हवाले से कि नैस्डैक ने अब ऊपर जाना है या नीचे आना है। क्योंकि अगर तो हायर हाइज बनना शुरू हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ इस तरह से बात जो है वो बन जाती है, आज के दिन के यहाँ पे ओपनिंग होती है यहाँ पे और क्लोजिंग भी ऊपर हो जाती है, हायर हाइज बनते हैं, तो फिर मार्केट जो है नैस्डैक की भी बुलिश समझी जाएगी जैसे कि S&P 500 की हमें अभी मार्केट नज़र आ रही है। डॉलर के इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो डॉलर हमें यहाँ पे रीटेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये चार्ट पैटर्न जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ ही होता है और डॉलर आपको जो है वो अभी इस पॉइंट के ऊपर देखने को मिलना चाहिए टेक्निकली। अगर कोई ख़बर मार्केट में मज़ीद कोई आगे पीछे नहीं आती तो फिर हमें डॉलर इसी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा कि ये नीचे गिरेगा और बाकी मार्केट हमें ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। आगे चलते हैं, बिटकॉइन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ओकेबी कॉइन है ना, कल हमने इसके बारे में बात नहीं की थी, बाकी सारी मार्केट हमें 25% से ज़्यादा ही गिरती हुई नज़र आई थी ऑलमोस्ट, और जो ओकेबी है ये हमें नज़र आया है 22%, 23%, मतलब बाकी मार्केट से 2-3% कम गिरा और उसके बाद इसने फ़ौरन से एक अच्छी रिकवरी भी हमें दिखाई है। ये देखें, मतलब 15% की जो रिकवरी है वो भी हमें इसने फ़ौरन दे दी। तो मतलब जिन लोगों का लॉस हुआ था 15%,
सॉरी 20-22% उन लोगों ने अगर दोबारा से एंट्रीज ली होंगी तो वो काफ़ी हद तक उनका लॉस जो है वो रिकवर भी हो गया होगा, लेकिन एंट्रीज लेना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा ओके भी जो है वो अभी दोबारा यहाँ पे रीटेस्ट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये जो उसके पास एक सपोर्ट है ना, क्योंकि क्लोजिंग हुई है, रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया, तो अब ये दोबारा से ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है एज अ सपोर्ट नज़र आ रही है, यहाँ पे रीटेस्ट होगा और अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो एक अच्छी प्रॉफिट आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ये जो प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट आपको 10-12% की मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे पहले जो रिजेक्शन हुआ था ये एक सप्लाई जोन बन चुका है और जहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन हो चुका है। यहाँ पे ये बनता है $22.5, मतलब $22.5 के ऊपर एक रिजेक्शन बनता है ओके बी का। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर तो आपका यहाँ पे जाके एग्जिट करना जो है वो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है ऑलरेडी। अच्छा अब चलते हैं BTC की साइड। अब BTC को समझने में आपको काफ़ी आसानी हो गई होगी, मार्केट की बाकी सारे जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अच्छा BTC जो है ना ये हमें काफ़ी हद तक नीचे गिरा हुआ नज़र आया और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 10-11% BTC ने हमें अप दिखाया। अब ये जो रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है ये परेशान होने वाली बात नहीं है। जब भी लोग नीचे से बाइंग करते हैं, यहाँ से जिन लोगों ने बाइंग की है, अब सोचें कि जिन लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर लगाए हुए थे 15,400-500 के ऊपर, अब वो लोग ऑलमोस्ट 13-14% के ऊपर जब जाएंगे तो वो रिटेलर्स होंगे। रिटेलर्स जो हैं वो फ़ौरन से प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जब आएगी वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। रिटेलर्स क्या करते हैं, जब 10-12-15% की प्रॉफिट मिलती है वो लेके निकल जाते हैं। तो अब ये होगा ये कि बिटकॉइन जो है वो दोबारा से थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर से लोग एंट्री लेंगे, क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ा डिमांड जोन BTC के पास है। ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है ना, ये वाला एक डिमांड जोन है और अभी BTC इससे नीचे है। तो अभी इसका मतलब है कि BTC अभी भी अपने डिमांड जोन से भी नीचे है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे ऑर्डर्स लगने चाहिए अभी, क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत पैनिक है। जैसे ये थोड़ी सी मार्केट रिलीफ होती है, रिलीफ मिलेगा मार्केट को, तो आज आप देखिएगा नैस्डैक अगर आज भी पॉजिटिव के अंदर ओपन हो जाती है तो बिटकॉइन के अंदर हमें अच्छा खासा एक पंप देखने को मिल सकता है। BTC की अगर हम डोमिनेंस की बात करते हैं ना, तो डोमिनेंस हमें नीचे गिरती हुई नज़र नहीं आई। मतलब जैसे बाकी सारी मार्केट गिरी है वैसे ही BTC भी गिरा है। अगर हम अथीरियम की साइड चलते हैं तो अथीरियम हमें जितना ज़्यादा नीचे गिरता हुआ नज़र आया है, हमें डोमिनेंस भी उस हिसाब से ही नीचे गिरती हुई नज़र आई है। मतलब कि अथीरियम से जो पैसे निकले हैं ना वो बाकी मार्केट की निस्बत से ज़्यादा निकल गए हैं। इतने नहीं निकलने चाहिए थे जितने कि अथीरियम के अंदर से निकल गए हैं पैसे। तो अथीरियम जो है वो अभी हो सकता है कि इसी वजह से ज़्यादा पंप भी कर जाए, क्योंकि अथीरियम से जितने पैसे निकलने चाहिए तो उससे ज़्यादा निकले तो आएंगे भी ज़्यादा। तो अब अथीरियम जो है वो ज़्यादा पंप करने के चांसेस भी हैं। अथीरियम भी अपनी एक जो है डिमांड जोन के अंदर आ चुका है। डिमांड जोन को कैसे सर्च करते हैं आप देखें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मार्केट को ऊपर धकेल के ले गए हैं ये बायर्स थे और यहाँ पे बायर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं इस जगह पे, और अभी मार्केट उससे नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक पंप आने के चांसेस तो हैं, लेकिन मार्केट वेट करेगी, बिटकॉइन अथीरियम वेट करेगा अभी भी नैस्डैक और S&P 500 की ओपनिंग को। अगर जो ओपन आज मार्केट गैप आपके साथ हो गई तो देखिएगा आपको अच्छी खासी यहाँ पे अथीरियम के अंदर भी आपको प्रॉफिट 10-12% की प्रॉफिट आज फिर से देखने को मिलेगी। अभी तो देखें तो बिटकॉइन और अथीरियम 3-4% हमें नीचे गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर के लिए नहीं है। अच्छा सोलाना की अगर बात करते हैं तो सोलाना ने बहुत सारे लोगों को जो है वो डबो दिया और अच्छा खासा सोलाना कॉइन जो चल रहा था 36 के ऊपर, उसके बाद गिरते गिरते सोलाना जो है वो हमें $9 के ऊपर देखने को मिल गया। मैंने आपसे कहा था इस पॉइंट के ऊपर आई थिंक के $28 का सोलाना चल रहा था, उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था सोलाना से दूर रहो, सोलाना सेफ़ नहीं रहा, सोलाना नीचे गिर सकता है। मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दी थी मेरे चैनल पे, अभी भी पड़ी है, आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी वो ऑलमोस्ट 67% के लॉस से तो बच गए होंगे अगर किसी ने फॉलो किया होगा तो। अच्छा दोबारा से सोलाना ने हमें जो पंप दिखाया ना वो पंप बहुत बड़ा आया है, ये देखें ये ऑलमोस्ट 104% का पंप है। लेकिन ये मेरी एक बात समझने की कोशिश करें, ये जो पंप आया है ये इनसाइडर जो होते हैं बस वही इस्तेमाल कर सकते हैं, रिटेलर्स यहाँ पे फ़ायदा नहीं उठा सकते। उसकी वजह ये है कि जब इतना बड़ा एक डंप आता है किसी भी कॉइन के अंदर, आप देख लें इतनी मतलब 3-4 कैंडल्स हमें 1 2 3 4 कैंडल्स हमें इतनी बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, तो कौन पागल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके फंसेगा। तो यहाँ पे ये जो आपको नीचे विक नज़र आ रही है ना, ये विक वो होती हैं जो इनसाइडर होते हैं, उनको पता होता है कि अब मार्केट में कोई मज़ीद फंड क्रिएट नहीं किया जाएगा, तो वो वहाँ पे सस्ते दामों आपसे ख़रीद लेते हैं और वो 104% की प्रॉफिट ले जाते हैं। अब हमने देखा कि 104% की प्रॉफिट मार्केट में ऑलरेडी आ गई है, हमने यहाँ पे एंट्री ली।
अब एंट्री ली तो मार्केट हमें यहाँ पे नीचे देखने को मिल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, सोलाना अब ऊपर जाने के फिर से चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि अभी सोलाना बाकी मार्केट के साथ ही हमें जाता हुआ नजर आएगा। सोलाना की अगर हम डोमिनेंस की बात करते हैं तो आपको मार्केट में बाकी कॉइन्स की निस्बत सोलाना की डोमिनेंस जो है वो सबसे ज़्यादा नीचे गिरी हुई नज़र आई। एफटीटी की तो बात ही क्या करें, वो तो क्रैश कर गया ना फुल। सोलाना जो है ये साथ में एम ही मारा गया बेचारा। अच्छा, आगे चलते हैं तो ओकेबी के बारे में मैंने आपको पहले ही आई थिंक बता दिया है, ओकेबी का एनालिसिस हमने पहले ही कर लिया। तो आज की वीडियो फिलहाल इतनी ही रखते हैं। मैंने आपको सीपीआई के डाटा के बारे में बता दिया, एनडीएक्स नैस्डैक इंडेक्स के बारे में बता दिया, S&P 500 डॉलर इंडेक्स, BTC, एथीरियम, सोलाना, ओकेबी, काफ़ी सारे कॉइन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसको आपने लाइक करना है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मुझे लाजमी फॉलो करें। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होगी, हम बहुत सारे सिग्नल्स की बात करेंगे, वहाँ पे सिग्नल्स देंगे और सारी कम्युनिटी मिल के हम ग्रो करेंगे इंशाल्लाह से। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी फ्यूचर ट्रेडिंग का भी हम सीखेंगे वहाँ पे अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।